Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, A-Late, CLAT PG, NLSET and अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए सबसे पहले अगर आप चाहें तो हमारा CLAT UG का विजेता बैच 2023 के लिए चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। CLAT PG 2023 के लिए अचीवर्स बैच चल रहा है, CLAT PG 2024 के लिए चैंपियंस बैच चल रहा है, NLSET 2023 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच चल रहा है। एंड आप चाहें तो हमारा मैजिक बॉक्स जो कि क्लैट यूजी के लिए है, जिसमें कि 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, प्लस आपको 50 प्लस मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सबका एक्सेस मिल जाएगा हमारे टेस्ट पोर्टल पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें आप इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स के मॉक्स भी हमसे परचेस कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ें उससे पहले आज जो द हिंदू है वहाँ पे आर्टिकल जो है ना कोई ख़ास आ ही नहीं थे, तो फिर मैंने दूसरे न्यूज़पेपर उठाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो इंडियन एक्सप्रेस से मैंने आज 2 एडिटोरियल्स लिए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बाकी फिर द हिंदू की जो हमारी न्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। दूसरा, अभी मैं स्टूडियो गया नहीं हूँ तो इसलिए आज इस तरीके से क्लास हो रही है, मैं आपको विजिबल नहीं होऊंगा। चलिए सबसे पहला देखिए आर्टिकल है गाइस, इलेक्शन फंड से रिलेटेड। क्या है इलेक्शन फंड? अभी देखो ना, एक नई कंट्रोवर्सी आ रही है कि इलेक्शन फंड में काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो इलेक्शन फंड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जमा होता है, इसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बहुत करप्शन है। अब ये क्या है मतलब करप्शन क्यों बोला जा रहा है या क्या प्रॉब्लम है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आर्टिकल पे आते हैं। देखिए एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर बोलते हैं। काफ़ी फेमस एनजीओ है और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी काम करता रहता है। इन्होंने ना रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, एनालिसिस की है एक रिपोर्ट को, जिसमें इन्होंने ये पाया है कि सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उसमें करीबन 690.67 करोड़ जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के अंदर जो है वो अननोन सोर्सेज से आया है। देखो क्या नियम है, नियम ये है कि अगर 20,000 रुपये से कम का आपने डोनेशन किया है, लाइक आपने 19,999 का डोनेशन किया है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसके थ्रू आपको मिला है, या ये अननोन सोर्स में चला जाता है। मतलब उसमें फिर नाम नहीं पता पड़ता है कि किसने इसको डोनेट किया है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो ऐसे ही 690.67 करोड़ रुपीज़ जो है ना वो आए हैं अननोन सोर्सेज से। अब आप कहोगे कि सर फिर ठीक है ना, ये तो पता ही नहीं पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है। देखो होता क्या है ना, हमारे देश में जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं उसके बारे में मैं आऊँगा, आपको बताऊँगा, लेकिन आप ये मान के चलिए वो एसबीआई बैंक से चलते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वो तो पता कर लेती है भाई किसने दिया क्या दिया, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं होती ना उसके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। इसके अलावा जो ये अननोन सोर्सेज से पैसा आता है ना, ये करप्शन को भी तरफ जो है वो टिल्ट हो जाता है। कैसे? आप ऐसे समझिए कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है ए और ए बी, ठीक है। मैं एक बंदा हूँ, बिजनेस टाइकून हूँ, मैंने जो है 1 करोड़ रुपए जो है इस ए बी को दे दिए, ठीक है। अब ये 1 करोड़ रुपए मैंने ए बी को दे दिए, तो भाई ए बी जो है ना पॉलिटिकल पार्टी है, इसको फंडिंग मिली, ये फंड से भाई पैसा लेके जीत गया। लेकिन क्या ये जो जीता है ये पॉलिटिकल पार्टी उसका कभी मुझे रिटर्न नहीं देगा? देगा, जब सत्ता में आ जाएगा। तो मैं जो बिजनेसमैन हूँ, मैंने बोला भैया मैंने आपको पैसे दिए हैं, मेरा काम करो, तो फिर वो मुझे कुछ इस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएगा जो मेरे लिए फेवरेबल हो। तो ये वाली चीज़ है जो एक काफ़ी समस्या का सामना जो है वो करना पड़ जाता है। इसको एक और एग्जांपल से समझ लो। कोई मान लो आपके यहाँ का लोकल नेता है, कोई भी एमपी है, कोई भी एमएलए है, उसको एक ठेकेदार जो है वो पैसा दे के जा रहा है। ठेकेदार समझते हो, जो ज़मीन अमीन बनवा, जो रोड बनवाते हैं, उसने भैया कुछ पैसा दिया। अब कल को ये सत्ता जीत जाते हैं तो फिर ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इसको देना ही पड़ेगा ना, जो रोड बनाने के आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से करप्शन की तरफ बढ़ जाती हैं चीज़ें। तो अभी हमारे देश में जो इलेक्टोरल फंड्स होते हैं ना, इनको रेगुलेट करने के लिए 4 एक्ट्स हैं। जैसे कि एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एक है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, एक है कंपनीज एक्ट 2013 और फिर एक है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये चारों चीज़ें जो हैं इसको रेगुलेट करती हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 का आंकड़ा देखें तो 422 करोड़ जो है वो नेशनल पार्टीज़ को अननोन सोर्स से आया है एंड 264 करोड़ रीजनल पार्टीज़ को अननोन सोर्सेज से आया है। अब अननोन सोर्सेज का मैंने आपको समझा दिया कि 20,000 से कम जो कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर ये एक ही बंदा कर रहा है क्या? ऐसा नहीं होता। देखो मान लो कोई एक बंदा है,
उसको भैया 1 करोड़ रुपए डालने हैं। अब वो क्या करेगा, उतने उतने लोगों से करवा देगा 20-20 हज़ार के उसमें, तो फिर वो मतलब भले नंबर ऑफ टाइम्स में गया है पैसा, लेकिन मिला तो उतना ही पैसा है, और अननोन सोर्सेज के लॉ से गया है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे वर्क करते हैं, तो यूनियन बजट 2017 के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं ये इशू किए गए थे। इसके अंदर जैसे आपको इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करना है, मान लिया आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी है KYP, इसको पैसा देना है, आप SBI जाओगे, SBI में आप चाहो तो 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस कर सकते हो। और ये बॉन्ड जो है आप SBI से जब परचेस कर लोगे तो फिर आप इस बॉन्ड को, मान लो आपने SBI को 10 लाख रुपए दिए, इसके बदले में आपको एक इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी इसको कभी भी आके SBI पे कैश करा सकती है। तो ये सिस्टम होता है, इसमें SBI के थ्रू ही ये होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये पूरा डिजिटल मैकेनिज्म से होता है, मतलब कैश, मतलब SBI कैश में नहीं देगी उस पॉलिटिकल पार्टी को, SBI जो है उस सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा देगी। तो ये बना तो था कि डिजिटल ही हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन उल्टा हो गया। इसको करप्शन रोकने के लिए बना था, चीज़ें और फेयर करने के लिए बना था, पर उसका जो है ना उल्टा इशू हो गया है। ठीक है, और ये भी है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी है ना, बैंक के पास 15 दिन के अंदर ही जा सकती है। जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है, उसके 15 दिन के अंदर उसको सामने वाले बैंक के पास जाके पैसा लेना है। इसके बाद देखिए अगला आर्टिकल जो है वो इंडिया जापान टाइज से रिलेटेड है। अभी हुआ क्या है, 2+2 फॉर्मेट की मीट हुई है इंडिया और जापान की। ठीक है, भारत के राजनाथ सिंह जी जो हैं और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लोग गए थे। 2+2 में यही होता है कि जब आपके यहाँ के दो ये वाले जो मिनिस्टर होते हैं, बताओ कौन से दो मिनिस्टर हैं, अब तो आपको मैंने नाम भी बता ही दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, इनकी जो मीट होती है इसे 2+2 फॉर्मेट कहते हैं। तो अभी जापान में देखो क्या चल रहा है यार, जापान में देखो अभी नई प्रॉब्लम चल रही है। देखो जापान जो है ना एक समय बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड में डिसऑर्डर करने के लिए उत्तरदायी है, आपको पता ही होगा। चाइना में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने शोषण किया था, वायलेंस किया था। उसके बाद जापान पे जो है फिर हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट कर दिया था USA ने। तो उससे पहले जापान जो है ना बहुत वायलेंट थे, यहाँ की जो पॉलिसीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होती थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन पे लोग काम करते थे। इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि जब सारी चीज़ें सॉर्टेड हुई तब जापान जो है ना बहुत पीस टाइप का रहने लगा, मतलब उसको ज़्यादा एक्सपेंशन वाली चीज़ें नहीं थी, अपना शांत रह के चलता था। चाइना को भी ज़्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि चाइना में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस पहले किया था। पर अभी क्या हो रहा है ना, देखो अभी ये हो रहा है कि ताइवान में काफ़ी सारे मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है चाइना, ताइवान को डराने के लिए काफ़ी सारे मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है चाइना। अब उसमें क्या हो रहा है ना, बहुत सारी मिसाइल्स के जो एक्सक्रिएट हैं या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जापान में आके गिर रही हैं, और उसको डर नहीं है चाइना को किसी से भी। तो इसके चलते हुए ना जापान अब अपनी पॉलिसीज़ जो है ना थोड़ी सी बदल रहा है। जैसे कि क्या बदला है, कुछ एग्जांपल देख लो। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे टू कोप विद द चाइनीज़ पावर इन्वॉल्व्स 3 ब्रॉड एलिमेंट्स। जापान ने 3 चीज़ें करी हैं। रीओरिएंटिंग जापान की डिप्लोमेसी करी है, बूस्टिंग नेशनल कैपेबिलिटीज़ टू डिटर एग्रेशन कर रहे हैं, डीपनिंग डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्या चीज़ें हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ जो करी जा रही है वो ये करी जा रही है कि अपना जो मिलिट्री का बजट है ना वो ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, विच इज़ 3rd लार्जेस्ट। देखो जापान की इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है, तो उन्होंने ना अपने यहाँ का 2% और बढ़ा दिया है डिफेंस इक्विपमेंट्स के बाय में, मतलब अपना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इस तरीके से जापान जो है ना वो अगर कर देगा तो 3rd लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर बन जाएगा आफ्टर US एंड चाइना। क्योंकि कहने के लिए तो 2% है, लेकिन जापान की इकोनॉमी के अनुसार 2% तो बहुत होता है ना, तो इसलिए जापान जो है फिर यहाँ पे अपना एक्स्ट्रा मनी हथियार खरीदने में लगा सकता है। अब आज का अगर हम हिंदू उठाएं तो यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश पे एक आर्टिकल आया, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। चिली पे जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उस पर है राइटर बोल रहे हैं कि भैया ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो समझ में आ रहा है, लेकिन नया तो चाहिए ही चाहिए, न्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो न्यू चाहिए तो अब फिर से कुछ बना के फिर स्ट्रक्चर लाइए जनता के सामने और फिर देखिए, तो ये वाली चीज़ है। अभी विकिपीडिया की कंट्रोवर्सी चल रही है, वो क्या है आपको पता ही है। विकिपीडिया में अर्शदीप वाला जो इंसिडेंट था, तो उसके बाद ना विकिपीडिया को समन किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। देखो अंडर सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट 2000 ना सभी जो भी इस तरीके की कंपनीज़ हैं उनको ड्यू डिलीजेंस रिक्वायरमेंट रखनी होगी अंडर द एक्ट एंड इट रूल्स। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको जो है पनिश किया जा सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 जो है
वो भी काफ़ी सारी चीज़ों इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म्स को रोकता है कि कुछ इस तरीके की चीज़ों को पब्लिश करने के लिए। लेकिन देखिए विकिपीडिया का ना थोड़ा सा केस अलग है। विकिपीडिया में ना कोई कंपनी बैठ के चीज़ें नहीं बना रही है। विकिपीडिया में क्या होता है, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, आप और मैं भी जाके एडिट कर सकते हैं। फिर इसमें जो मॉडरेटर्स होते हैं ना, वो उस एडिट को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, और वो मॉडरेटर्स भी वॉलंटियर्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो क्या है ना, जैसे ही विकिपीडिया को बताया गया कि भाई ये चीज़ गलत है, विकिपीडिया ने तुरंत एक्शन लिया और फिर इस चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इसका जो पूरा नाम है ना, विकीमीडिया फाउंडेशन करके है। तो फिर उन्होंने अर्शदीप वाला इंसिडेंट पे जो अर्शदीप जी के ऊपर खालिस्तान और ये सब जोड़ दिया गया था विकिपीडिया पे, उसको हटा दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ISPR ये क्या है, ये ISI की एक संस्थान है, कल ही हमने देखा था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी का मामला है। आज देखिए ओनम है, तो पहले तो ओनम की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो फेस्टिवल है ये मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल केरला में कहलाता है। असुरा किंग महाबली जी के घर लौटने पे इसको मनाते हैं। 3 मेजर फेस्टिवल ऑफ केरला के समय है इस मंथ में। एक तो है चिंगम, मलयालम कैलेंडर के हिसाब से शुरू होता है। इट इज़ वन ऑफ द 3 मेजर फेस्टिवल ऑफ केरला सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ चिंगम, फर्स्ट मंथ इन द मलयालम कैलेंडर। द अदर 2 मेजर फेस्टिवल ऑफ द स्टेट इज़ विशु एंड थिरुवथिरा। तो ये 10 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो फर्स्ट डे ऑफ ओनम से शुरू होता है एंड लास्ट डे ऑफ ओनम थिरुवोनम के दिन ख़त्म होता है। कहानी देखिए आपने इनके बारे में सुनी होगी, हमने बचपन में काफ़ी पढ़ी है कि विष्णु जी जो हैं वो इनके पास आए थे ब्राह्मण बन के और इनसे कहा था कि मुझे जो है ज़मीन चाहिए आपके लैंड में। तो उन्होंने कहा 3 कदम मांगी थी, तो इन्होंने कहा ठीक है ले लो। तो विष्णु जी बहुत बड़े हो गए थे, फिर उन्होंने 3 कदम जो है पूरे अर्थ हेवन सब कुछ ले लिया था। तो फिर इन्होंने अपने सर पे उनसे पैर रखवाया था कि तीसरा कदम आप मेरे सर पे रख लीजिए। फिर उसी में इन्होंने परमिशन मांगी थी कि मुझे एक बार जो है, विष्णु जी मतलब इनसे खुश हुए थे, फिर उन्होंने इनको परमिशन दी थी कि आप एक बार जो है एवरी ईयर आप अपने घर में आके घूम सकते हैं। तो यही माना जाता है कि ओनम में जो है महाबली जी जो हैं वापस उस समय आते हैं केरल में घूमने के लिए। असुर ट्राइब से बिलोंग करते थे। इवन आज भी इंडिया में 9 PVTG ग्रुप्स जो हैं वो असुर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स क्या है, ये 75 ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो सरकार ने निकाली हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर, जिनको PVTG में डालते हैं। तो ये जो असुर ट्राइब है ये झारखंड और आपकी बिहार में, इवन वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ असुर जो हैं 22,459 इन झारखंड है, 4129 इन बिहार है। और दे सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स लाइक दिस। नहीं पता हो तब भी चलेगा। राजपथ का नाम जो है सेंट्रल विस्टा लॉन्स रीनेम्ड एज द कर्तव्य पथ, ये हमने कल देखा ही था। कैबिनेट अप्रूव PM श्री स्कीम, तो ये क्या है देखिए, इस बेसिकली इस स्कीम के अंदर जो है ना वो ये कहा गया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पूरे इंडिया में 14,500 स्कूल्स जो हैं उसमें कवर किए जाएंगे, उनको डेवलप किया जाएगा, उनको स्ट्रेंथ दिया जाएगा, उनमें और ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश करी जाएगी। इस बार जो है आपका देखिए टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के दौरान ये अनाउंसमेंट हुई थी 1962 सिंस 1962 ऑन September 5। और जैसे आपको पता है ना टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को लोग मनाने के लिए पहुंचे थे। तो उन्होंने ही कहा था कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, 1962 में जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब, आप मेरे जन्मदिन के दिन टीचर्स डे मनाओ, और इसीलिए टीचर्स डे जो है वो मनाया जाता है। जी पुतिन सेट टू होल्ड टॉक्स इन उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये न्यूज़ है, SCO की मीट होने वाली है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने कर ही लिया है। रशिया टू हॉल्ट सप्लाई विथ प्राइस कैप इम्पोज्ड, तो प्राइस कैप इम्पोज करने की बात कर रहे थे, तो रशिया ने कहा भैया हम फिर गैस और ऑयल सप्लाई करना ही बंद कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।